तो आइए सुनते हैं मोहन राकेश की कहानी सीमाएं। इतना बड़ा घर था, खाने पहनने और हर तरह की सुविधा थी। फिर भी उमा के जीवन में बहुत बड़ा अभाव था, जिसे कोई चीज नहीं भर सकती थी। उसे लगता था कि वो देखने में सुंदर नहीं है। वो जब भी शीशे के सामने खड़ी होती तो उसके मन में झुंझलाहट भर आती। उसका मन होता कि उसकी नाक थोड़ी लंबी हो, गाल जरा हल्के हो, ठोड़ी आगे की ओर निकली हो और आंखें थोड़ी और बड़ी हो। परंतु अब ये परिवर्तन कैसे होता? उसे लगता कि उसके प्राण एक गलत शरीर में फंस गए हैं और वो खिंच कर शीशे के सामने से हट जाती। उसकी माँ हर रोज गीता का पाठ करती थी। वो बैठकर गीता सुना करती थी। कभी माँ कथा सुनने जाती तो वो साथ चली जाती थी। रोज रोज पंडित की एक ही तरह की कथा होती थी। नाना प्रकार कर करके नारद जी कहते। पंडित जो कुछ सुनाता था उसमें जरा भी रुचि नहीं रहती थी। उसकी माँ कथा सुनते सुनते ऊँघने लगती थी। वो दरी पर बिखरे हुए फूलों को हाथों में लेकर मसलती रहती थी। घर में माँ ने ठाकुर जी की मूर्ति रखी थी, जिसकी दोनों समय आरती होती थी। उसके पिता रात में रोटी खाने के बाद 84 वैष्णवों की वार्ता में से कोई वार्ता सुनाया करते थे। वार्ता के अतिरिक्त जो चर्चा होती उसमें सतियों के चरित्र और दाल आटे का हिसाब, निराकार की महिमा और सोने चांदी के भाव, सभी तरह के विषय आ जाते। वो पिता द्वारा दी गई जानकारी पर कई बार आश्चर्य प्रकट करती, पर उस आश्चर्य में उत्साह नहीं होता। उसे मिडिल पास किए 4 साल हो गए थे। तब से अब तक वो उस संधि काल में से गुजर रही थी, जब सिवा विवाह की प्रतीक्षा करने के जीवन का और कोई ध्येय नहीं होता। माता पिता जिस दिन भी विवाह कर दे, उस दिन उसे पत्नी बनकर दूसरे घर में चली जाना था। ये महीने 2 महीने में भी संभव हो सकता था और 2-3 साल और भी प्रतीक्षा में निकल जा सकते थे। उमा कुछ कर नहीं रही थी, फिर भी अपने में व्यस्त थी। बैठी थी, लेट गई, फिर उठकर कमरे में टहलने लगी, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर गली की ओर देखने लगी और काफी देर तक बस देखती ही रही। सवेरे रक्षा उसे सरला के ब्याह का बुलावा दे गई थी। ये कह गई थी कि वो 5:30 बजे तैयार रहे, वो उससे आकर ले जाएगी। पहले रक्षा ने उसे बताया था कि सरला का किसी लड़के से प्रेम चल रहा है, जो उसे चिट्ठियों में कविता लिखकर भेजता है और जलती दोपहर में कॉलेज के गेट के पास उसकी प्रतीक्षा में खड़ा रहता है। आज वो प्रेम फलीभूत होने जा रहा था। ये शब्द उसे गुदगुदा देता था। राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा तो रोज ही घर में हुआ करती थी, परंतु उस दिव्य और अलौकिक प्रेम के बखान से वो विभोर नहीं होती थी। परंतु ये प्रेम, उसकी सहेली का किसी लड़के से प्रेम, ये और चीज थी। इस प्रेम की चर्चा होने पर मलमल के जामे सा हल्का आवरण स्नायुओं को छू लेता था। उम्मी! माँ खिड़की में उसके पास आकर खड़ी हो गई। उमा ने जरा चौंक कर माँ की ओर देखा। तुझे अभी तैयार नहीं होना? माँ ने पूछा। अभी तैयार हो जाऊंगी, ऐसी क्या जल्दी है? और उमा की आंखें गली की ओर ही लगी रही। जाना है तो अब कपड़े बदल ले, माँ ने कहा। बता, साड़ी निकालूं या सूट? जो चाहे निकाल दो, उमा अन्यमनस्क भाव से बोली। तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? उसमें मर्जी क्या है? जो निकाल दोगी पहन लूंगी। उसे अपने शरीर पर साड़ी और सूट दोनों में से कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। कीमती से कीमती कपड़े उसके अंगों को छूकर जैसे मुरझा जाते थे। रक्षा सवेरे साधारण खादी के कपड़े पहनकर आई थी, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। उमा खिड़की से हटकर शीशे के सामने चली गई। मन में फिर वही झुंझलाहट उठी। आज वहां इतने लोगों के बीच जाकर कैसी लगूंगी? माँ ने सुबह ही मना कर दिया होता तो कितना अच्छा था। अब भी यदि रक्षा से ज्वर या सिरदर्द का बहाना कर दूं तो?
वो अपने मन की दुर्बलता को तरह तरह से सहारा दे रही थी। कभी चाहती थी कि रक्षा उसे लेने आना ही भूल जाए, तो कभी सोचती थी कि शायद ये सपना ही हो और आंख खुलने पर उसे लगे कि वो यूं ही डर रही थी। अगर सपना होता तो कहीं से टूटता या बदलता। सुबह से अब तक इतना एकतार सपना कैसे हो सकता था? माँ ने सफेद साटन का सूट लाकर उसके हाथ में दे दिया। उमा ने उसे शरीर से लगाकर देखा। उसे अच्छा नहीं लगा, मगर उसका नया सूट वही था। उसने सोचा कि एक बार पहनकर देख लें, पहनने में हर्ज ही क्या है। सूट की फिटिंग बिल्कुल ठीक थी। उसे लगा कि उससे उसके अंगों का भद्दापन और व्यक्त हो आया है। यदि उसकी कमर कुछ पतली और नीचे का हिस्सा जरा भारी होता तो ठीक था। यदि उसकी होश में ही उसका पुनर्जन्म हो जाए और उसे रक्षा जैसा शरीर मिल जाए तो वो इस सूट में कितनी अच्छी लगे। माँ वो लकड़ी का डिब्बा ले आई जो कभी उसकी फूफी ने उपहार में दिया था। उसमें पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश कितनी ही चीजें थी। उसने उन्हें कई बार सूंघा तो था, पर अपने शरीर पर उनके प्रयोग की कल्पना नहीं की थी। उसने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। ये किसके लिए लाई हो? उमा ने पूछा। तेरे लिए, और किसके लिए? ब्याह वाले घर नहीं जाएगी तो उसके लिए इन सब की क्या जरूरत है? वैसे जाना लोगों में बुरा लगेगा। घड़ी दो घड़ी ही की तो बात है। लाला जी ने देख लिया तो? वे देर से घर आएंगे। तू लौटकर साबुन से मुंह धो लेना। परंतु उसके मन का परंतु नहीं निकला, पर वो मना भी नहीं कर सकी। उसकी इच्छा ना हो ऐसी बात नहीं थी, पर मन में आशंका भी थी। वो उन चीजों को अनिश्चित सी देखती रही। माँ दूसरे कमरे में चली गई। लिपस्टिक उसने होठों के पास रख कर देखी। फिर मन हुआ कि हल्का सा रंग चढ़ा कर देख ले। चाहेगी तो पल भर में तौलिए से पोंछ देगी। जैसे जैसे होठों का रंग बदलने लगा, उसके मन की उत्सुकता बढ़ने लगी। तौलिए से होठ छिपाए हुए वो जाकर खिड़की की किवाड़ बंद कर आई। फिर शीशे के सामने आकर वो तौलिए से होठों को रगड़ने लगी। उससे रंग कुछ फीका तो हो गया था, पर पूरी तरह नहीं उतरा। फिर तौलिया रखकर उसने पाउडर की डिबिया उठा ली। मन ने प्रेरणा दी। तौलिया है, पानी है, 1 मिनट में चेहरा साफ हो सकता है। और वो पफ से चेहरे पर पाउडर लगाने लगी। पफ रखकर जब उसने चेहरे को हाथ से मलना आरंभ किया, तभी सीढ़ियों पर पैरों की खट-खट सुनाई दी। इससे पहले कि वो तौलिए में मुंह छिपा पाती, रक्षा दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। उमा के लिए अपना आप भारी हो गया। तैयार हो गई परी रानी? रक्षा ने मुस्कुरा कर पूछा। परी रानी शब्द उमा को खटक गया। उसे लगा कि उस शब्द में चुभती हुई चोट है। 5:30 बज गए? उसने कुंठित स्वर में पूछा। अभी 10-12 मिनट बाकी है, रक्षा ने कहा। मैं समझ रही थी अभी 5 भी नहीं बजे, उमा ने किसी तरह मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखें रक्षा के शरीर पर स्थिर हो रही थी। आसमानी साड़ी के साथ हीरे के टॉप्स और सोने की चूड़ियां पहनकर रक्षा बहुत सुंदर लग रही थी। माँ ने अंदर से पुकारा तो उमा को जैसे वहां से हटने का बहाना मिल गया। अंदर गई तो माँ वहां मखमली डिबिया लिए खड़ी थी, जिसमें सोने की जंजीर रखी रहती थी। वो जंजीर माँ के ब्याह में आई थी और उमा के ब्याह में दी जाने के लिए संदूक में संभाल कर रखी हुई थी। माँ ने जंजीर उसके गले में पहना दी तो उमा को बहुत अजीब लगने लगा। रक्षा उधर आवाज दे रही थी, इसलिए वो माँ के साथ बाहर कमरे में आ गई। उसके बाहर आते ही रक्षा ने चलने की जल्दी मचा दी। जब वो चलने लगी तो माँ ने पीछे से कहा, रात को मंदिर में उत्सव भी है, हो सके तो आती हुई दर्शन करती आना। वो सीढ़ियों से उतरकर रक्षा के साथ गली में चलने लगी। ब्याह वाले घर में पहुंचकर रक्षा बहुत जल्दी इधर उधर लोगों में उलझ गई। वो यहाँ से वहाँ जाती, वहाँ से उसके पास और उसके पास से और किसी के पास। उमा सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठी रही। जब उसकी रक्षा से आंख मिल जाती तो रक्षा मुस्कुराकर उसे उत्साहित कर देती।
जब रक्षा दूर चली जाती तो उमा बहुत अकेली पड़ने लगती। वो बत्तियों से जगमगाता हुआ घर उसके लिए बहुत पराया था। वहां फैली हुई महक उसकी दीवारों की गंध से बहुत भिन्न थी। खामोश अकेलेपन के स्थान पर चारों ओर खिलखिलाता हुआ शोर सुनाई दे रहा था। वो एक प्रवाह था जिसमें निरंतर लहरें उठ रही थी, पर वो लहरों में लहर नहीं, एक तिनके की तरह थी, अकेली और एक और से हटी हुई। रक्षा कुछ और लड़कियों को लिए हुए बाहर से आई और उसने उमा का परिचय दिया। ये हमारी उमा रानी है, तुम लोगों की तरह चंट नहीं है, बहुत सीधी लड़की है। उमा को इस तरह अपना परिचय दिया जाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो मुस्कुरा दी। रक्षा दूसरी लड़कियों का परिचय कराने लगी। ये कांता है, इंटर में पढ़ती है, अभी अभी इसने कॉलेज के नाटक में जूलियट का अभिनय किया था, बहुत अच्छा अभिनय रहा। ये कंचन है, आजकल कला भवन में नृत्य सीख रही है। और मनोरमा, ये कॉलेज के किसी भी लड़के को मात दे सकती है। परिचय पाकर उमा अपने को उनसे और भी दूर अनुभव करने लगी। उन सब के पास करने के लिए अपनी बातें थी। वहाँ उस दिन वो बात आदि संकेतों में से वे बरबस हंस देती थी। उमा के विचार कभी फराश पर अटक जाते तो कभी छत से टकराने लगते और कभी सफेद सूट पर आकर सिमट जाते। रक्षा कांता को एक फोटो दिखा रही थी और कह रही थी कि इस लड़के से ललिता की शादी हो रही है। अच्छी लॉटरी है, कांता तस्वीर हाथ में लेकर बोली। एक दिन की भी जान पहचान नहीं और कल को ये पतिदेव होंगे और ललिता जी हमारे वे कहकर इनकी बात करेगी। धन्य पतिदेव। कांता की बात पर और सबके साथ उमा भी हंस दी, पर वो हंसी बेमतलब की थी। उसे हंसने के लिए आंतरिक गुदगुदी का जरा भी अनुभव नहीं हुआ था। उसके स्नायु जैसे जकड़ गए थे, खुलना चाहते थे लेकिन खुल नहीं पा रहे थे। बात में से बात निकल रही थी, कभी कोई बात स्पष्ट कही जाती और कभी सांकेतिक भाषा में। सहसा बात बीच में ही छोड़कर रक्षा एक नवयुवक को लक्षित करके बोली, आइए भाई साहब, लाए हैं आप हमारी चीज। भाई माफ कर दो, नवयुवक पास आता हुआ बोला, तुम्हारी चीज मुझसे गुम हो गई। हाँ, गुम हो गई? साथ आप क्यों नहीं गुम हो गए? रक्षा धृष्टता के साथ बोली। अपना भी क्या पता है, नवयुवक ने कहा, इंसान को गुम होते देर लगती है। नवयुवक लंबा और दुबला पतला था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था। उमा ने एक नजर देखकर आंखें हटा ली। चलो उधर, सरला बुला रही है, नवयुवक ने फिर रक्षा से कहा। उसे कहो मैं अभी आती हूँ। चलो भी, अभी आती हूँ। ये कहकर उसने रक्षा का हाथ पकड़कर खींचा। रक्षा उसके साथ चली गई। कांता कंचन को बताने लगी कि उस लड़के का नाम मोहन है और वो सरला का चचेरा भाई है, एमए फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। उमा ने इससे अधिक कुछ सुनने की आशा की, पर कांता वो बात छोड़कर मनु के फीते की प्रशंसा करने लगी। मनु का फीता बहुत सुंदर था। उसके बालों में सोने का क्लिप और नीले रंग के फूल भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ब्लाउज का पारदर्शक कपड़ा बिजली के प्रकाश में किरणें छोड़ रहा था। कंचन मनु के कंधे पर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। उमा की आंखें झट दूसरी ओर को हट गई। उसके सामने जो दो स्त्रियां बैठी थी वे उसी की ओर देखकर कोई बात कर रही थी। उमा को लगा कि वे उसी की बात कर रही है, शायद उसके कपड़ों की आलोचना कर रही है। उसने बाहें समेट ली और हाथ से गले की जंजीर को सहलाने लगी। बाहर चल रही हो? मनु ने उससे पूछा। रक्षा किधर गई है? ये पूछकर उमा और संकुचित हो गई। बाहर ही गई है, अभी देखकर भेजती हूँ, कहकर मनु कंचन और कांता के साथ उठ खड़ी हुई और वे सब बाहर चली गई। उमा फिर बिल्कुल अकेली पड़ गई तो उसके मन का बोझ बढ़ने लगा। वहां इतने अपरिचित लोगों की उपस्थिति, चहल पहल और सजावट, सब कुछ उसे बेगाना लग रहा था। यदि सहसा उसे सुनसान अंधेरे जंगल में पहुंचा दिया जाता जहां चारों ओर बिल्कुल नीरवता होती,
तो उसे निश्चय ही अब से अच्छा लगता, परंतु वहां उस चुलबुलाहट, छेड़छाड़ और दौड़ धूप में उसकी तबीयत उखड़ रही थी। सहसा कमरा कहाँ कहों से गूंज उठा। उमा चौंक गई। कोई ऐसी बात हुई थी जिस पर सब लोग हंस रहे थे। उसने सोचा कि वो भी हंस दे, परंतु चुप रही कि हो सकता है उसी के बारे में कोई बात हुई हो। लेकिन जब हंसी का स्वर बैठ गया तो उसे अपने चुप रहने के लिए खेद हुआ, क्योंकि उसकी चुप्पी सबने लक्षित की थी। वो पश्चाताप से भर गई। बाजों का स्वर दूर से पास आ रहा था। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि बारात आ रही है। कमरे की हलचल बढ़ गई। उमा को उस समय बहुत ही व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। उसके कानों में बाजे का स्वर गूंज रहा था और आसपास कुछ वाक्यों के टुकड़े मंडरा रहे थे। आओ बाहर, माधवी, ओ माधवी, हाय मेरा लाल रुमाल, रोती है तो रोने दे। नीना रानी, ले बिस्कुट। मौली मिल गई पंडित जी, देख पीछे कितने लोग हैं। रुई, फूल, धूप, मेवा। मोहनलाल, मोहनलाल, देखा कैसा है? कुछ लंबा लगता है। आ मिट्ठू, आजा बेटा, जान ले ले तू बाबूजी की। एक एक करके सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कुछ अपने आप आग्रह से चले गए और कुछ को दूसरे आकर अनुरोध के साथ ले गए। केवल उमा अपने अकेलेपन में घिरी हुई वहां बैठी रह गई। पहले क्षण तो उसे अकेली रह जाने में अच्छा लगा, दूसरे क्षण उपेक्षित होने की टीस का अनुभव हुआ। फिर आत्मीयता दीप्त हुई कि उसे भी बाहर जाना चाहिए, परंतु अगले क्षण वो इस अनुभूति से मुरझा गई कि बाहर जाकर भी वो अकेली होगी। उस भीड़ में उसके होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बैंड का स्वर बहुत पास आ गया था और बाहर कोलाहल बढ़ रहा था। अंदर उमा के लिए समय के क्षण लंबे होते जा रहे थे और उसके हृदय की धड़कन मध्यम पड़ रही थी। तभी अचानक रक्षा बाहर से वहां आ गई। क्यों रानी, रूठ गई क्या? रक्षा ने आते ही पूछा। नहीं, मैं। उमा ने सिरदर्द का बहाना करना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। बाहर चल, बाहर चल, यहाँ क्यों बैठी है? बाहर अभी हम लोग दूल्हे के साथ एक तमाशा करने जा रहे हैं। और कुछ कह सकने से पहले ही उमा बाहर भीड़ में पहुंच गई। यहाँ कंचन, मनो और कांता मिल गई। वे सब उसे साथ सरला के कमरे में ले गई। सरला दुल्हन के वेश में बिल्कुल और ही लग रही थी। फूलदार जारजेट की साड़ी के साथ मोतियों के गहने उसकी गुलाब सी त्वचा पर बहुत खिल रहे थे। सरला उसकी ओर देखकर मुस्कुराई तो वो उसके होठों की सलवटें देखती रह गई। सरला ने साथ कुछ शब्द भी कहे, परंतु वे शब्द कोलाहल में उसे सुनाई नहीं दिए। वो उत्तर में यूं ही मुस्कुरा दी। हालांकि अपनी वो व्यर्थ की मुस्कुराहट उसके हृदय में कुछ चुभ सी गई। 2 घंटे बाद जब रक्षा उसे उसके घर की गली के बाहर छोड़कर आगे चली गई, तब भी उमा के हृदय में वो चुभता हुआ अनुभव उसी तरह था, जैसे कोई कांटा अंदर टूट कर रह गया हो। वो अपनी स्थिति का निर्णय नहीं कर पा रही थी। एक तरफ जैसे रक्षा, सरला, कांता, कंचन और मनोरमा खिलखिलाकर हंस रही थी, तो दूसरी तरफ वे दीवारें थी जिनमें सटी हुई खिड़की के पास सवेरे धूप आती थी और दोपहर ढलते ही अंधेरा होने लगता था, और जिनके साए में पूर्णिमा और एकादशी के व्रत रखने होते थे, वो जैसे दोनों ओर से दब रही थी और टूट रही थी। गली में आकर उसने मंदिर की घंटियां सुनी तो उसे माँ की बात याद हो आई कि आज मंदिर में उत्सव है। उसके पैर अनायास मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वो अंदर पहुंचकर स्त्रियों की पंक्ति में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आरती समाप्त होने पर स्तोत्र पाठ आरंभ हुआ। उमा आंखें मूंदकर लय में शब्दों का अनुकरण करने लगी। जय सीतावर वर सुंदर, जय जग सुखदाता, जय जय जग सुखदाता, जय जय जग सुखदाता। परंतु मूंदी हुई आंखों के आगे रक्षा का खिलखिलाता हुआ चेहरा आ गया।
फिर मोहन की बड़ी बड़ी आंखें, और फिर एक के बाद एक कितनी ही आकृतियां सामने आने लगी। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहटें, उपेक्षा भरी बाहें, सोफे का खाली कोना, जोर जोर से बजता हुआ बाजा। उसने अपने आप को झटका दिया। दीन बंधु करुणा में सब जग के त्राता। फिर हिलता हुआ पर्दा, पर्दे के पीछे बिजलियों के प्रकाश में रक्षा, मोहन, सरला और दूल्हे का खिलखिलाता हुआ चेहरा। उमा ने झट से आंखें खोल ली। बरसों से वो इस स्वर को सुनती आई थी, लेकिन फिर भी आज उसे ये स्वर कुछ अपरिचित सा लग रहा था, जैसे उसके अंतर की गहराइयों में कहीं कुछ थोड़ा बदल गया था। सहसा उसकी आंखें एक जगह टकरा कर लौट आई। भीड़ में एक नवयुवक उसकी ओर देख रहा था। उमा के शरीर में लहू का दबाव बढ़ गया। हृदय की गति बहुत तेज हो गई। उसकी आंखें केले के खंभों पर से हटकर सजी हुई सामग्री पर से फिसलती हुई फिर वहीं टकराई, और वो अब भी उसे देख रहा था। उमा के लिए पैरों का संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया। उसकी आंखें ठाकुर जी की मूर्ति पर पड़ी और जल्दी से हट गई। उसके पास से कुछ लोग चलने लगे तो वो भी साथ चल दी। पुजारी से चरणामृत लेकर वो ड्योढ़ी की ओर बढ़ी। सहसा भीड़ में किसी का हाथ उससे छुआ। उमा ने घूम कर देखा। वही दो आंखें थी, काली डोरेदार आंखें। स्रोत का स्वर मशीन के घर घर स्वर जैसा हो गया। आसपास की भीड़, पत्थर की गोपियां, मिट्टी के आम व कपड़े के तोते, हर चीज धुंधली होने लगी। आकाश बोझिल हो गया और धरती समतल नहीं रही। दिशाएं एक दूसरे में मिलकर ओझल होने लगी। प्रकाश रंग बदलने लगा। वो भीड़ में कुछ यूं हो गई जैसे रुके हुए पानी में अस्त व्यस्त हाथ पैर मार रही हो। केवल एक ज्ञान था कि एक हाथ उसे छू रहा है, यहाँ बाजू के पास, यहाँ कंधे के पास, यहाँ। वो बाहर से आती हुई दो स्त्रियों के साथ उलझ गई। किसी तरह संभल कर जब वो बाहर पहुंची तो उसे हवा का स्पर्श कुछ विचित्र सा लगा। लहू जो तेजी के साथ नाड़ियों में सरसरा रहा था, वो अब कुछ ठंडा पड़ने लगा तो शरीर में सिहरन भर गई। उसके कंधे के पास उस हाथ का स्पर्श जैसे अभी तक सजीव था। उसका मन हुआ कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए और एक बार खिलखिलाकर हंस दे। वे असाधारण क्षण बिल्कुल नई सी अनुभूति छोड़ गए थे। यदि रक्षा उस समय उसके पास होती तो वो हंसती हुई उसके गले में बाहें डाल देती और घसीटती हुई अपने साथ घर ले जाती। उस स्पर्श को एक बार छू लेने के लिए उमा का हाथ अपने कंधे के उसी भाग की ओर उठ गया। वो स्पर्श जैसे वहां अपनी निश्चित छाप छोड़ गया था। अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वो वहां रुक गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। अंधेरे गहरे गहरे रंग फैल गए। उस स्पर्श का आभास तो वहां था, पर सोने की वो जंजीर जो माँ ने पहनाई थी वो गले से गायब थी।